हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है ईशा और आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो बनाना चाहती है एंड वो कंपनी अदानी ग्रीन के अलावा कोई नहीं है। तो हम पहले कंपनी के बारे में जानने से पहले क्विकली इंडस्ट्री रिव्यू ले लेते हैं। व्हाट डज द करंट रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री लुक लाइक। तो 2024 में ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है उसके एडिशंस 585 गीगावाट्स तक पहुंच गए, विच इज़ अ वेरी ट्रमेंडस फीट एंड जिसका विच वाज एन इंक्रीज ऑफ 15% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। उसमें भी एशिया ने 72% कैपेसिटी एडिशंस की है, विच वाज लेड बाय चाइना। एंड एट दिस करंट पेस ऑफ ग्रोथ 2.7x से ये इंडस्ट्री के कैपेसिटी एडिशंस होने की फोरकास्ट बनाई गई है। कमिंग टू इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, तो हमने 25 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी FY 24-25 में ऐड की, विच वॉज एन इंक्रीज ऑफ 35% ओवर द लास्ट ईयर। FY 23-24 से FY 24-25 में 38% इंक्रीज था इन द रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशंस इन इंडिया। एंड इंडिया ने 100 गीगावाट्स की कैपेसिटी सरपास की है, विच इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल फीट। देन करंटली जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 5 to 6% CAGR से बढ़ेगा। उसकी जो डिमांड ड्राइवर्स है, दोज आर योर रैपिड अर्बनाइजेशन, योर इंडस्ट्रियल एक्सपांशंस, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो प्ले अ पार्ट। सो बेसिकली दिस स्लाइड सजेस्ट कि रिन्यूएबल ग्रोथ तो काफ़ी रोबस्ट है एंड इट हैज़ मच मोर स्पेस क्योंकि डिमांड उतनी ही बढ़ती जा रही है, फॉलोड बाय योर विंड एंड योर स्मॉल हाइड्रो एडिशन। हम इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज देखते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स। दिस डेटा इज ऑन एज ऑफ December 2025। तो सेक्टर वाइज इंस्टॉल्ड में अगर हम देखें 514 गीगावाट्स, private players dominate this by having 55% of their share. Then coming to your segment wise install capacity, then we all know कि अभी thermal power ही leader है इसमें, but that slice is reducing slowly as solar के capacity additions हो रहे हैं, solar की बहुत demand हो रही है, but that is slowly being taken away by your renewable sectors and यहाँ पे hydro nuclear segments भी काफ़ी meaningfully contribute करते हैं। So overall segment wise additions हम देखेंगे कितने हुए हैं across the segments। तो Q3 FY 2026 में सोलर रिन्यूएबल्स का 9.9 गीगावाट एडिशन हुआ, थर्मल का बहुत ही कम 2.1% गीगावाट्स हुआ, देन हाइड्रो के भी एडिशंस हुए ये क्वार्टर में। एंड मूविंग ऑन टू रिन्यूएबल्स में कितने एडिशंस हुए कौन से सेगमेंट वाइज, तो सोलर इज ऑलवेज डोमिनेटिंग बाय जिसके एडिशंस 8.5 गीगावाट्स हुए, फॉलोड बाय योर विंड एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज। सो कमिंग टू अदानी ग्रीन, इट इज़ अ फेयरली यंग कंपनी, वो 2015 में एस्टैब्लिश हुई है। करंटली इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड लीडिंग रिन्यूएबल्स एनर्जी प्लेयर राइट नाउ। इनके ये खुद डेवलप करते हैं, ओन करते हैं और ऑपरेट करते हैं यूटिलिटी स्केल ग्रिड कनेक्ट सोलर, विंड और हाइब्रिड हाइड्रो पम्प स्टोरेजेस एंड रिन्यूएबल पावर्स। इनका अदानी ग्रीन एनर्जी का एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है अहमदाबाद में, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है उसके जो ऑपरेशनल प्लांट्स है अक्रॉस 12 स्टेट्स, उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है, हाउ दे आर फंक्शनिंग एंड इनसाइट्स क्या क्या है, अलर्ट्स कुछ है इफ़ दे आर फंक्शनिंग करेक्टली और नॉट, विच contributes to them having 99% plant availability. इनका इंडस्ट्रियल क्लाउड पार्टनरशिप भी है गूगल के साथ फॉर इट्स AI एंड ML कैपेबिलिटीज़, ताकि उनको एफिशिएंटली मॉनिटर करते हैं ये चीज़ें। सो लाइक आई सेड, दे हैव इंडियाज़ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अक्रॉस 12 स्टेट्स। मेजरली इसका कॉन्सेंट्रेशन गुजरात और राजस्थान में है करंटली, सोलर एंड विंड में। ऑपरेशनल इनकी कैपेसिटी एज ऑफ December 2025 इज 17.2 गीगावाट्स एंड इनका टारगेट है कि FY 30 तक इनको 50 गीगावाट्स तक ये कैपेसिटी लेके जानी है। तो करंटली इनका 69% सोलर का कंट्रीब्यूशन है, फॉलोड बाय योर हाइब्रिड एंड योर विंड सेगमेंट्स। देन इनको आगे जाके सिमिलर ही ऑलमोस्ट चंक रखना है एंड इनको पंप स्टोरेज भी ऐड करने हैं। हम इनका कॉन्ट्रैक्ट मिक्स देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मली पावर कंपनीज क्या करती है, दे एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, या फिर डिस्कॉम्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होते हैं जिसको पावर परचेस अग्रीमेंट्स बोलते हैं। तो करंटली इनके 81%
फिक्स टैरिफ पीपीएस पे चलता है इनका। एंड इनका जो मर्चेंट C&I सेगमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट मिक्स है, दैट इज़ करंटली एट अराउंड 19 to 20%। तो मर्चेंट इज़ बेसिकली ओपन एक्सचेंज पे तुम्हारे मार्केट प्राइसेस पे एनर्जी बेची जाती है, दैट इज़ योर मर्चेंट सेगमेंट। तो इनको वो 25% तक लेके जानी है एंड दे वांट टू गेट द फिक्स्ड टैरिफ्स पीपीए टू अराउंड 75% टिल FY30। तो हम की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इन्होंने FY25 में 28 बिलियन यूनिट जनरेट किए, विच वाज एन इंक्रीज ऑफ 28% ईयर ऑन ईयर। 9 मंथ्स FY26 में अभी इन्होंने सेम 28 बिलियन यूनिट्स जनरेट किए हैं, विच वाज 37% ईयर ऑन ईयर जनरेशन, विच इज़ एन एक्सेलेंट फैक्टर फॉर देम। देन इनके सोलर CUFs जो है 24-25% में रहते हैं। हम आगे जाके CUF पे भी डिस्कशन करेंगे। देन कमिंग टू देयर EBITDA मार्जिन्स, दे आर द बेस्ट इन क्लास फॉर देम राइट नाउ एट 92-91% करंटली। कमिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट मिक्स एंड एवरेज रियलाइजेशंस, जैसे मैंने कहा कि दे एस्टैब्लिश पावर परचेज अग्रीमेंट्स जो लॉन्ग टर्म होते हैं, 25 ईयर्स तक जाते हैं। So they are very stable in terms of revenue generation, but merchant mix जो है वहाँ से you have better realizations and you have a better upside. But यहाँ पे volatility introduce हो सकती है because you never know price क्या रहेगा. So PPAs bring stability to the mix, but अगर आपको average realizations बढ़ाने हैं tariffs के, तो having a good chunk of merchant in your portfolio always helps. इनका अगर हम currently average portfolio tariff देखें across all their segments, it's almost 3.11 rupees per unit. And इनका merchant and C&I का जो portfolio है, C&I is basically a corporate and industrial players, तो इनका blended merchant price अभी 3.5 per unit है, which we can see is a bit higher than the PPAs. एंड इनका करंटली पोर्टफोलियो de-risked है क्योंकि इनका 83% कैपेसिटी जो है दैट इज़ टाइड टू योर सॉवरन एंड सॉवरन रिलेटेड काउंटर पार्टीज़, यानी कि जो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज़ है इनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उनका यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम हो जाता है बिकॉज डिफ़ॉल्ट पेमेंट का डिफ़ॉल्ट इज़ यूजुअली लेसर इन दीज। करंटली इनका रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी एडिशन H1 FY26 में 16.1 गीगावाट हुआ था, विच they want to take it to 50 gigawatts by FY30, जैसे हमने डिस्कस किया। तो इनका मेन इफ़ वी सी गुजरात एंड राजस्थान में दे हैव सोलर विंड एंड हाइब्रिड डेवलपमेंट्स, एंड ये सब स्टेट्स में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश में इन हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स इन्होंने चालू किए हैं। एंड देयर बिगेस्ट मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट इज़ द खाउड़ा प्रोजेक्ट, जहाँ पे इनको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करनी है अक्रॉस सोलर, विंड एंड हाइब्रिड। This will be 5 times the size of Paris. Yes, I am not joking. It is that big of a project for Adani. And currently इनका operational capacity 7.7 gigawatts है, जो इनको 30 gigawatts का बनाना है by FY29. So it's a very ambitious project. इसका एक इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है, क्योंकि ये एक सिंगल लोकेशन प्रोजेक्ट है। तो फिर अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, ट्रांसमिशन लाइंस डेवलप नहीं हुई, पॉलिसीज़ अगर चेंज हुए, तो इसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, सब एक ही जगह पे रहेगा एंड देयर विल बी नो प्लेस फॉर द जनरेटेड power to go to. So this is a big advantage as well as a big con for them for this location. Coming to their hydro pump storage projects, तो इनको अभी 500 megawatts इनकी capacity है, 500 megawatts इनको FY27 तक बनाना है एंड 5 गीगावाट प्लस बाय 2030 इनका टारगेट है इन द स्टेट्स दैट वी डिस्कस्ड। तो हाइड्रो पंप स्टोरेज होता क्या है, बेसिकली 2 अलग एलिवेशंस पे रेजर्वॉयर्स टाइप रहते हैं एनर्जी स्टोरेज के लिए। जब इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड लो होती है तब वो स्टोर किया जाता है, एंड जब इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड एक्सपेंसिव हो जाती है तब जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट. Along with pump storage projects, they are also moving into battery energy storage system, which is the BESS, and इनको 2x capacity FY2027 तक बनानी है. अभी FY26 में इन्होंने 3.5 गीगावाट्स कमीशन की है. अदानी ग्रीन हैज़ अ यूनिक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, या फिर जैसे इन्होंने
अपना नेटवर्क बनाया है, इट इज़ वेरी यूनिक. I will explain how this entire structure works. So what Adani Green basically does is, so they have SPVs. SPVs के through इनके their projects are divided like that, or you can imagine it as they have 100 different mini companies. तो इसमें for example, if I am building a new solar project, solar farm अगर मुझे नया बनाना है, तो that will be one SPV. तो वैसे इनके हंड्रेड्स ऑफ SPVs रहेंगे. तो इसका एक एडवांटेज क्या होता है, तो SPV इज बेसिकली अ सेपरेट स्टैंड अलोन लीगल एंटिटी. तो इसकी वजह से दैट एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन फंक्शंस. इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब अगर वो लीगल एंटिटी फेल हुई है, उसके रिलेटिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो दैट वोंट फ्लो टू द अदर SPVs. तो इन दिस SPV साइकिल ऑल्सो, so imagine that they have different SPVs for different projects. तो starting with their construction, तो इनका कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ. तो at the beginning जब ही कंस्ट्रक्शन चलता है, तभी AGEL की जो होल्डिंग कंपनी है, दे इन्फ्यूज इक्विटी इनटू द SPV ताकि इनको फंडिंग मिले. दे ऑल्सो रिक्वायर डेट to start their construction, जो कि एक हाई रिस्क है. तो initially they have no option but to opt for debt which is a bit higher interest cost जहाँ पे आता है. Then जब भी SPV कंस्ट्रक्ट हो जाती है, moving on to the next phase, जहाँ पे वो ऑपरेट करनी चालू हो जाती है, जब इट स्टार्ट जनरेटिंग अ फ्यू कैश फ्लोज, उसका वर्किंग कैपिटल एस्टैब्लिश हो जाता है, तभी थोड़ी रिस्क कम होती है क्योंकि दैट एसेट इज़ नाउ जनरेटिंग रेवेन्यूज़. So when it starts generating revenues, normally ये suppose there's like 5 solar farms in the same process right now, in the same phase right now, they will put all these 5 SPVs in a restricted group. तो ये 5 SPVs का एक restricted group बन गया. And each so how it is helpful, I will tell you. So when they will start generating revenues, they can refinance their debt जो पहले high interest cost पे था. So they can go to the banks and then the banks can take a look at the restrictive group and not a single SPV. उसके basis पे banks can charge them a lower interest rate. That is how the restrictive groups help them to get lower cost debt in the later phases, as in when the company starts generating cash flows. पहले ही जब construction चालू होता है, around that time the PPAs are signed. Then when you start operating, you just start generating cash flows. Then जैसे कि सिंगल SPV भी प्रोटेक्टेड होती है, देयर फेलियर्स एंड देयर ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स डोंट अफेक्ट अदर SPVs, लीगली भी नहीं होते हैं. देन द नेक्स्ट बीइंग आप रिस्ट्रिक्टिव ग्रुप्स के थ्रू रीफाइनेंसिंग बिकम्स ईजियर फॉर देम, क्योंकि बैंक्स देन विल लुक एट अ कंसोलिडेटेड एंटिटी ऑफ द then the bank will look at the restricted group rather than a single SPV कैसे फंक्शन कर रही है. The biggest advantage they have established SPVs is because उनको granular insights मिलेंगे. Every SPV they will know what's working for them, what's not working for them, what can be fixed. So they have entire control over the solar farm or the projects that they have going on. So after the refinancing comes your surplus. तो जैसे कि इनको थर्ड फेज में रीफाइनेंसिंग की वजह से बैंक से लोअर कॉस्ट पे डेट मिलता है. यहाँ पे हाउ इट फंक्शंस बेसिकली इज, पहले कंपनी स्टार्ट्स जनरेटिंग योर रेवेन्यूज, तो इट काइंड ऑफ हैज़ अ वाटरफॉल मैकेनिज्म ऑफ हाउ द कैश फ्लोज फ्लो. तो पहले अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट इसको इनकर करने पड़ेंगे, दैट हैज़ टू बी फुलफिल्ड. देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डेट रीपेमेंट्स. आपका इंटरेस्ट जो है, आपका प्रिंसिपल है, दैट विल बी पेड ऑफ. देन बैंक को अगर कुछ रिजर्व्स लग रहे हैं तो दैट द SPV शुड बी एबल टू फुलफिल. इफ द मनी रिमेन्स, एक्सेस सरप्लस रिमेन्स, देन दैट फ्लोज टू द पेरेंट ग्रुप ऑफ AGEL. तभी ये सब 3-4 स्टेप्स होने के बाद ही द SPV विल बी एबल टू पे बैक इट्स पेरेंट एंटिटी. तो यहाँ पे क्या होता है कि इन द सेकेंड स्टेज व्हेन द कंपनी स्टार्ट्स जनरेटिंग अ बिट ऑफ रेवेन्यूज एंड अ बिट ऑफ कैश फ्लो, तब नॉर्मली पेरेंट कंपनी का जो पहले इक्विटी इन्फ्यूज़ किया होता है इन द फर्स्ट स्टेज, दे नॉर्मली सेल द स्टेक ऑफ. देन दे यूज़ द मनी टू फंड न्यूअर प्रोजेक्ट्स. तो इनके ऐसे ही चलता है, जैसे कि one SPV और one restrictive group starts making enough cash, they sell their stake in that. Then using that money they fund their other projects. So it's a very interesting mechanism of how it works.
कि तुम लोग एक प्रोजेक्ट होने के बाद ही, एक सक्सेसफुल होने के बाद ही विल यूज़ द मनी टू फंड अदर प्रोजेक्ट्स. तो दिस साइकिल कंटिन्यूज. तो दे आर ऑल्सो एबल टू यूज़ द इंटरनल अक्रूवल्स फॉर फंडिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स, एंड अनयूज सरप्लस हुआ तो that also you can use over there. So like I said, these restricted groups enable Adani Energy to gain low debt from banks at a lower interest rate. तो दिस इज़ विजिबल फ्रॉम देयर ट्रैक रिकॉर्ड. अप्रैल 2019 में सिर्फ इनका 1% AA- के ऊपर रेटेड था, बाकी 99% वॉज रेटेड बिलो इट. वेर एज फास्ट फॉरवर्ड टू मार्च 2025 इनका 86% डेट इज रेटेड अबाउट AA-, विच इज़ एन एक्सेलेंट पॉइंट फॉर देम. दे आर एबल टू गेन लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट डेट, एंड इनका स्टेबल रेटिंग भी है. इनके इंटरनेशनल डेट भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका भी रेटिंग इज़ प्रिटी मच स्टेबल. इट इज़ नॉट बिलो योर इन्वेस्टमेंट ग्रेड. सिमिलरली डोमेस्टिक रेटिंग्स आर ऑल्सो AA+ एंड AA स्टेबल. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट अदानी ग्रीन. तो ये फिलॉसफी की हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, हाउ इट वर्क्स फॉर देम एंड हाउ इट कैन वर्क अगेंस्ट देम. तो लाइक आई सेड कि असेट लेवल रिंग फेंसिंग होती है, क्योंकि एक SPV फेल हुआ तो उसका फेलियर दूसरे SPVs पे फ्लो नहीं होता है. इट इज़ कंटेन्ड एट दैट साइड. देन रिसाइकलिंग. तो जैसे कि एक SPV स्टार्ट जनरेटिंग कैश, अदानी ग्रीन, द पेरेंट कंपनी यूजेस दैट कैश सरप्लस टू फंड अदर प्रोजेक्ट्स. तो AGL डजंट लेट द कैश सिट आइडल. तो मच्योर प्रोजेक्ट्स में स्टेक सेल करके ये एक्विटी एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड दूसरे प्रोजेक्ट्स में रीडिप्लॉय करते हैं. Coming to their investment grade engineering, so restricted groups allow AGEL to get higher credit rating than the standalone projects. Then their hyper margin operations, जैसे कि SPV structure है तो all the costs are in their control, and इसकी वजह से इनके EBITDA margins are the highest in the industry right now. Coming to the cons of this philosophy, covenant trapping होता है इसमें. इसका जो कैश फ्लो वाटरफॉल है दैट वर्क्स एज अ डबल एज स्वॉर्ड फॉर देम, क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट अंडर परफॉर्म करता है तो ये कैश को SPV लेवल पे लॉक करता है. तो अगर हमें दिख भी रहा है कि कंपनी पास ज़्यादा कैश पड़ी है, कैश रिजर्व्स है, बट स्टिल द कंपनी कैन बी कैश स्ट्रेन, क्योंकि वो SPV के पास ही कैश लॉक्ड पड़ी है, क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू सर्विस देयर ऑपरेशनल कॉस्ट या फिर डेट रिपेमेंट नहीं होगा, तो वो कैश SPV लेवल पे ही अटक जा सकती है. कमिंग टू द रिफाइनेंसिंग रिस्क, इनके पास इंटरनेशनल डेट भी है. दे आर एक्सट्रीमली डेट हैवी कंपनी. तो अगर इंटरेस्ट रेट अगर जैसे कि दे मूव फ्रॉम शॉर्ट टर्म डेट टू लॉन्ग टर्म डेट, तो अगर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा भी उतार चढ़ाव हुआ तो दिस कैन इम्पैक्ट देम सीवियरली. इट कैन कॉज अ स्ट्रेन ऑन देयर फाइनेंशियल्स. देन दे हैव अ कॉम्प्लेक्सिटी डिस्काउंट. इनका 100 से ज़्यादा SPVs है, तो इट क्रिएट्स काइंड ऑफ लाइक अ ब्लैक बॉक्स फॉर एनालिस्ट, एंड इसकी वजह से इसको वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं मिल सकते. नेक्स्ट वुड बी देयर नो डिविडेंड्स फॉर शेयर होल्डर्स, क्योंकि तुम्हारा अगर सब इनिशियली कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन योर डेट रिपेमेंट में ही जा रहा है, तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिविडेंड्स मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है. दीज आर सम ऑफ द की रीजंस फॉर द फेलियर्स ऑफ SPVs. दिस इज लाइक अ चेकलिस्ट दैट आई यूज मेंटली वेदर और नॉट दिस रिस्क अप्लाइज टू अदानी ग्रीन. सो कमिंग टू द फर्स्ट, योर स्ट्रक्चरल एंड रेवेन्यू रिस्क. तो PPA वैक्यूम इज द फर्स्ट रिस्क दैट यू हैव, कि ये मर्चेंट अजम्पशंस पे बिल्ड होते हैं, बट अगर इनको लॉन्ग टर्म बायर नहीं मिला तो इनका PPA साइन नहीं होगा. अगर PPA साइन नहीं होगा तो इनको बैंक्स फंडिंग नहीं देगी, तो SPV स्टैंड हो सकता है, वो प्रोजेक्ट अबैंडन हो सकता है. देन योर ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स, जैसे कि अगर ट्रांसमिशन लाइंस ही इंटैक्ट नहीं है, बनी नहीं है, ट्रांसमिशन लाइंस आर नॉट स्ट्रेंथेंड, देन दिस कैन क्रिएट अ बॉटलनेक, क्योंकि एनर्जी जाएगी कहाँ फिर इफ इट्स नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू योर नेटवर्क. देन कम्स अग्रेसिव बिडिंग्स. नॉर्मली डेवलपर्स लोअर बिडिंग करते हैं, तो अगर इफ द लोवेस्ट बिड विंस, then the company might have to function on operating losses for some time, so it doesn't really work in their favor. Operational and resource risk is the next one. Technical underperformance हुआ तो while giving debts, banks usually एक covenant रखते हैं CUF का, which is the capacity utilization factor, which we will discuss later. तो normally CUF के basis पे they give debt की ये CUF मेंटेन होना ही चाहिए, एंड अगर मेंटेन नहीं हुआ तो द कंपनी विल नॉट बी एबल टू जनरेट इनफ कैश टू रीपे द डेट. सो दिस इज एन एडिशनल रिस्क दैट कैन वर्क अगेंस्ट देम.
देन फाइनेंशियल ट्रैपिंग भी हो सकता है कि अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो के नीचे कैश गया तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्विस देयर बेसिक कॉस्ट्स एंड लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। तो मूविंग ऑन टू देयर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की ऑपरेशनल कैपेसिटी, इट इज़ लेड बाय योर सोलर। FY25 में इनका 10,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी थी, PPA कैपेसिटी, देन फॉलोड बाय योर विंड एंड हाइब्रिड कैपेसिटीज़। तो CUF, like I said, CUF is basically the percentage of maximum energy possible that can be generated। तो अगर CUF अगर तुम्हारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर हाई है, मतलब सेम एसेट ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सो हैविंग अ हायर CUF ऑलवेज बेनिफिट्स देम। तो करंटली इनका CUF इज़ द हाइएस्ट फॉर योर हाइब्रिड capacities, which is approximately around 39-40%, and wind and solar की mid-20s या late-20s में है। and normally India में 24-25% solar का CUF maintain किया जाता है, which they have been maintaining for a very for the last 5-6 years। then coming to your plant availability भी इनकी 99% से ज़्यादा ही है। जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है for number of hours, some number of minutes, उतनी हो रही है। तो having a 99% plant availability is kind of like कि तुम्हारे ब्रेकडाउन ज़्यादा नहीं हो रहे हैं या फिर तुम्हारे ऑपरेशनल डिसरप्शंस बहुत कम हो रहे हैं। कमिंग टू द वॉल्यूम, यानी कि इन्होंने कितने यूनिट्स जनरेट किए हैं, इनके एवरेज रियलाइजेशंस क्या है। तो इनका हाईएस्ट एवरेज रियलाइजेशन इज करंटली फॉर योर सोलर एंड योर फॉलोड बाय योर विंड एंड योर हाइब्रिड। तो वॉल्यूम मतलब बेसिकली तुम कितने यूनिट्स जनरेट कर रहे हो, इन दिस इज इन टर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिट्स दैट दिस कंपनी हैज़ जनरेटेड। तो इनकी रेवेन्यू ड्राइवर्स को हम बेसिकली वॉल्यूम और वैल्यू में डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम में वी डिस्कस प्लांट अवेलेबिलिटी जो इनकी स्टैंडर्ड रही है 95-99% पे डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी सेगमेंट। तो प्लांट अवेलेबिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, विच हैज स्टेड इन द सेम रेंज फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स across all three segments। Coming to your grid availability, इनका grid availability सिर्फ FY23 में एक वन ऑफ की वजह से डिसरप्ट हुआ था, रेस्ट इट हैज़ नॉट ड्रॉप्ड एट ऑल फॉर विंड। देन सोलर की ग्रिड अवेलेबिलिटी अभी रिसेंटली 9 मंथ्स FY26 में 86.6% पे आई थी। देन कमिंग टू योर CUF, अगेन CUF हैज़ मेंटेन्ड इट्स ऑलमोस्ट द सेम लेवल्स। सो इनका रेवेन्यू बेसिकली कैसे डिसाइड होता है कि आपने कितने यूनिट्स बेचे इनटू योर प्राइस पर यूनिट, एंड आपके यूनिट्स सोल्ड जो है दैट इज़ योर गीगावाट्स कैपेसिटी इनटू योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू द नंबर ऑफ आवर्स दैट द प्लांट इज एबल टू जनरेट। तो इनका 9 मंथ्स का हम कैपेसिटी एडिशन एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो 48% से इंक्रीज़ हुई इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी टू 17.2 गीगावाट। लास्ट ईयर में 5.6 गीगावाट की कैपेसिटी एडिशन की है, विच इज़ एक्सेलेंट। देन ग्रीनफील्ड कैपेसिटीज़ में से 3 गीगावाट की थी। कमिंग टू द वैल्यू पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ड्राइवर्स, तो इनका मेन वैल्यू पार्ट वुड बी योर वॉल्यूम्स एंड योर एवरेज रियलाइजेशंस विच हैज़ ऑल्सो स्टेड हाई, एंड ज़्यादा इसमें डिप नहीं है। तो एज इन when इनका मर्चेंट मिक्स बढ़ते जाएगा तो their average realizations also will increase gradually. Coming to their financial performance, they have exhibited an exceptional revenue CAGR from 2020 to 2025 which is approximately 36%. इनका EBITDA भी काफ़ी एक्सेप्शनल रहा है at 37% from FY20 to 25, and इनका cash profit जो है that has also increased from only 529 crores, that has also increased at a CAGR of 56%. Coming to their operational capacity and their EBITDA from power supply, तो इनका have steeply risen in the last 2-3 years. Run rate EBITDA is basically your EBITDA if it had been the same trend for the entire year. तो कभी कभी ऐसे होता है कि some revenues might come online in the middle of the year और बीच साल में जनरेट करना चालू कर देते हैं. So that is not exactly a correct estimate of how you should consider your EBITDA. तो run rate EBITDA kind of evens it out कि अगर पूरे साल में ये जनरेट होते रहा सेम रेट्स पे तो मेरा EBITDA क्या रहता. So your run rate EBITDA works like, तो नेट डेट टू रन रेट EBITDA जो इनका है, इनका स्टिपुलेटेड था कि इट शुड स्टे बिलो 7.5
x, but it has stayed constantly below the stipulated range, और अभी FY25 में 5.13x था, which is a very good thing. So इससे क्या होता है, इनकी systemic risk जो है वो reduce होते जाती है. Coming to the key highlights from their financials, we've seen their profit CAGR and their revenue CAGR have been outstanding. Coming to their EBITDA margins also, they have increased constantly from FY21 to FY25. Have also shown ROCs and ROEs have also shown a similar trend, and अभी company is in their heavy capex phase. काफ़ी इनका capacity additions चल रहे हैं, and many of their capacities might also come online in the next few months and quarters. तो इनका DSCR जो है, debt service coverage ratio, is basically are you able to repay your debts from the cash flows that you are generating. That is a debt service coverage ratio. So normally it's a good thing if it is above 1. If it's below 1, then normally it gives an indication तुम्हारा जो cash generate हो रहा है, that might not be sufficient for you to repay your debts. तो it is very crucial to monitor Adani Green's DSCR, क्योंकि अगर इनका DSCR 1 के below drop होता है तो it might give us a signal कि they are not being able to generate enough cash to repay their debts. यहाँ पे एक nuance ये है कि ये 0.38 का जो DSCR है, that is on a consolidated level and not on an SPV level. तो consolidated level पे थोड़ा सा 1 से below ratio होना is not a bad thing for them, क्योंकि इनका SPVs में डेट कवनेंट, इनका SPVs में DSCR ज़्यादा हो 1 से ज़्यादा होना इज़ अ मोर पिवटल पार्ट फॉर देम, क्योंकि ओवरऑल एंटिटी बेसिस पे अगर इनका अभी कम दिख भी रहा है तो दैट डजंट डायरेक्टली इंडिकेट कैश ड्रेन फॉर देम. वील जस्ट हैव टू मॉनिटर इफ इट कीप्स द सेम बिलो 1 रेंज, एंड अगर नहीं हो रहा है तो इट माइट सिग्नल पोटेंशियल लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स फॉर देम. देन इनका डेट इक्विटी रेशियो जो है दैट इज़ 9.49%, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई. बट सिंस ये पावर सेक्टर में काम करती है कंपनी, तो दे कैन ओनली रन ऑन डेट, सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट दे हैव अ हाई डेट इक्विटी रेशियो. कमिंग टू देयर फिक्स्ड एसेट्स एंड द CWIPs, हम देख सकते हैं कि इनकी FY21 से लेके FY25 तक जर्नी क्या रही है फिक्स्ड एसेट्स की. देन दे आर डूइंग रैपिड कैपेसिटी एडिशंस एंड दिस विल ओनली गो ऑन टिल FY30. But the very good thing for them is that they are generating positive cash flow from operations constantly since FY21 to FY25. CFO to net debt is also in a decent range. Coming to their fixed assets turnover ratio, हम देख सकते हैं कि FY22 के बाद it has steeply declined, but this is kind of obvious क्योंकि इन्होंने rampantly capacity additions की है. तो जैसे कि अभी जो इन्होंने कैपेसिटी एडिशन की है, दैट वुड नॉट मीन दैट इट इज़ एबल टू जनरेट रेवेन्यूज़ इमीडिएटली. तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा टू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यूज़, एंड एज एंड व्हेन देयर एडेड कैपेसिटी स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यूज़, इनका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो विल इम्प्रूव. लेट्स सी व्हाट देयर फ्यूचर गाइडेंस इज टिल FY30. कंपनी ने क्या कहा है, इनके गोल्स क्या है. तो इनको 50 गीगावाट तक लेके जाना है 2030 तक. देन इनका फ्लैगशिप खावड़ा प्रोजेक्ट भी 30 गीगावाट्स till 2029 is their goal. Then इनका कैपेसिटी एडिशंस का एनुअल रन रेट, दे आर सेइंग कि वो हर साल 5 to 6 गीगावाट्स ऑफ ग्रीनफील्ड कैपेसिटी करने वाले हैं. देन देयर केपेक्स आउटलुक, इन्होंने एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंडिचर 30,000 to 35,000 crores का दिया है फॉर द नेक्स्ट 2 years, that is FY26, FY27. Projected total capex इनका to reach their 50 gigawatt milestone is estimated around $30 billion, which is a significant investment on their part. Then their run rate EBITDA by the end of FY26 इन्होंने estimate किया है कि वो 17,000 तक पहुंच सकता है, and 16,000 will only be there from power supply. Then इनका EBITDA margin भी 92% पे मेंटेन रहेगा, ऐसा इनका कहना है. सो रिसेंटली SEC ने एक्चुअली मिस्टर गौतम अडानी एंड मिस्टर सागर अडानी पे केस फाइल किया था फॉर इन रिलेशन ऑफ अ ब्राइबरी स्कीम. बट अभी द सिचुएशन हैज़ डेवलप्ड दैट द US Supreme Court हैज़ एक्सेप्टेड गौतम एंड सागर अडानीज plea and dismissed the case that the SEC had filed on them. So as of now there are not really any major governance issues. हम कुछ टेलविंड्स या ग्रोथ ड्राइवर्स एंड रिस्क्स देखते हैं.
ये इनका जो ENOC सेंटर है दैट enables them कि इनका प्लांट अवेलेबिलिटी हमेशा 99% पे रहेगा. इवन इफ इट ड्रॉप्स दे विल बी एबल टू मॉनिटर द सिचुएशन एंड रेक्टिफाई इट इमीडिएटली. देन इन्होंने 2.5 लाख एकर्स का लैंड बैंक सिक्योर किया है गुजरात एंड राजस्थान में टू एक्सपांड देयर एडिशंस. देन इन्होंने मिड ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज एक 5 गीगावाट इंक्लूडिंग अ 5 गीगावाट एंड PSP पाइपलाइन एंड लार्ज स्केल BS में इन्होंने ऑलरेडी कैपेसिटी एडिशंस चालू किए हैं. देन इनका नेशनल डीकार्बनाइजेशन टारगेट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट की है कि 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 2030 तक ऐड होनी चाहिए. दैट वर्क्स इन फेवर फॉर देम. देन कमिंग टू द रेगुलेटरी सपोर्ट्स, इनको PLIs की वजह से काफ़ी रेगुलेटरी सपोर्ट भी मिलता है. देन इनका फुल्ली फंडेड कैपिटल फ्रेमवर्क है कि $3.4 बिलियन का इनका रिवॉल्विंग कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है. इनका स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट मिक्स भी जैसे जैसे मर्चेंट की टूवर्ड्स बढ़ेगा, इनके एवरेज रियलाइजेशन एंड द रेवेन्यूज माइट इंक्रीज ग्रेजुअली. देन इंडिया का जो ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है दैट इज़ ऑल्सो अ बिग पुश फॉर देम. इनके हेडविंड्स या फिर की रिस्क देखेंगे दैट वी माइट हैव टू कीप ऑन हैविंग अ ट्रैक ऑफ इज़ द इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी रिस्क. इनके पास डेट काफ़ी है, इंटरनेशनल डेट भी है, तो अगर कुछ इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशंस हुए सो दैट कैन इम्पैक्ट देम सीवियरली. देन इनका मर्चेंट पावर रिस्क भी है, तो इसमें भले ही रियलाइजेशंस आपके बढ़ सकते हैं बट यहाँ पे वॉलिटिलिटी भी इंट्रोड्यूस होती है जो PPAs में इतनी नहीं होती है. तो 7 to 19% ऑफ देयर पोर्टफोलियो माइट बी एक्सपोज टू द मर्चेंट मार्केट्स, तो इसके प्राइसेस विल इम्पैक्ट देम. तो ट्रांसमिशन एंड इवैक्यूएशन डिलेज ऑल्सो वर्क्स अगेंस्ट देम. अगर ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रेंथेंड नहीं है तो दैट कैन क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर देम. इनका जोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन गुजरात एंड राजस्थान में है. Then raw material dependency on international manufacturers, silicon wafers and solar modules जो यूज़ होते हैं सोलर पैनल्स बनाने में, so इसके लिए मोस्टली हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है. so that also is a big risk for them. एंड ये ऐसी स्पेस है जहाँ पे रेगुलेशंस आर वेरी टाइट, सो रेगुलेशंस इवॉल्व भी होते हैं. दे आर ऑल्सो this is a tightly regulated space, so they have to keep their compliance 100% with everything. So जो ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है वो AGL को कैसे अफेक्ट करता है हम देखेंगे. So the focus of it is moving towards non-fossil fuels and towards your renewable sources like your solar, wind, hydro, and AGL is already in that space. And India almost 9 lakh crores invest कर रही है इसका ट्रांसमिशन नेटवर्क स्ट्रेंथन करने में by 2032. एंड इसमें 9 न्यू HVDC लाइन्स ऐड करने का डिसाइड किया गया है. तो ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है अपने 30 गीगावाट्स के खावड़ा प्रोजेक्ट को. एंड दिस प्लान इंश्योर्स दैट AGL का वॉल्यूम जो है, जो यूनिट्स जनरेट होते हैं दोज वोंट बी लॉस्ट टू ग्रिड कर्टेनमेंट. मतलब कि जनरेट हुआ बट देयर इज नोवेयर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू गो, ऐसे नहीं होगा. तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू द न्यू इलेक्ट्रिसिटी प्लान 47 गीगावाट्स ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज एंड 27 गीगावाट्स ऑफ PSPs इनको बाई 2032 बनाने हैं. अदानी ग्रीन इज ऑलरेडी मूविंग टूवर्ड्स बिल्डिंग देयर ओन BESS एंड PSP. देन बजट गवर्नमेंट इसको बजटरी सपोर्ट भी दे रहा है. अनदर थिंग दैट वर्क्स वेरी वेल फॉर देम इज़ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के मुताबिक इनको they want to move away from the PPAs towards the merchant mix. And जैसे कि Adani Green is already targeting to take up their contract mix from 19% of merchant to 25% of merchant. This will allow them to bypass the payment issues that normally discoms can create. जो struggling state discoms होते हैं उनसे payment के normally delays आ सकते हैं, so they can bypass that and they can sell directly to your corporate clients and like Google and Amazon, so they can ensure कि इनके realizations बढ़ सकते हैं and there will be consistency. Coming to their valuations, इसके लिए AGL का EV by EBITDA is a suitable metric for them. Currently it is hovering around 20. Recently we've seen that power sector in general has been offering decent valuations. It is a very attractive space for that right now. इनके major shareholders देखेंगे
हम तो इंडियन प्रमोटर्स आर ऑलमोस्ट 50% एंड फॉरेन प्रमोटर्स आर 13% ऑड। DIIs FIs भी अच्छे खासे इसमें बैठे हैं। कमिंग टू द पीयर कंपैरिजन, अदानी ग्रीन, NTPC ग्रीन एंड JSW एनर्जी जो रिन्यूएबल सोर्सेज में अपनी कैपेसिटी एडिशन कर रहा है, दीज आर द कंपैरेबल पीयर्स फॉर अदानी ग्रीन। तो इसमें ऑपरेशनल कैपेसिटीज़ देखें तो अदानी ग्रीन का अभी सोलर का सबसे बड़ा ऑपरेशनल कैपेसिटी है। NTPC ग्रीन इज़ ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स एक्सपांडिंग देयर capacity, although it is not as aggressive as Adani Green is, but it is moving towards that. JSW Green भी काफ़ी रैपिडली अपना रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो एक्सपांड करने को देख रही है। करंटली इनके पास 2000 मेगावाट्स का ही सोलर कैपेसिटी है। देन द टारगेट कैपेसिटीज़, इसमें भी अदानी का बहुत अग्रेसिव एंड एम्बिशियस टारगेट है। NTPC ग्रीन को भी बाय 2032 60 गीगावाट्स बनाना है टारगेट कैपेसिटी, एंड JSW को भी अपना रिन्यूएबल 21 गीगावाट्स पे रखना है बाय 2030। इनका रेवेन्यू CAGR भी देखें तो अदानी ग्रीन लीड्स द स्पेस। ROCs ऑल्सो आर सुपीरियर फॉर द अदानी ग्रीन। ROE ROC दोनों बड़े हैं इसके लिए। देन द डेट इक्विटी रेशियो इज़ द हाईएस्ट फॉर अदानी ग्रीन। NTPC एंड JSW एनर्जी का काफ़ी कम है। सिमिलरली इसका DSCR रेशियो इज़ वे हाई फॉर NTPC ग्रीन एंड JSW एनर्जी, जो कि अदानी ग्रीन का बहुत कम है। तो अदानी ग्रीन NTPC ग्रीन एंड JSW एनर्जी का there's lesser chances of them to have liquidity crisis. Peer valuations में भी अदानी NTPC ग्रीन currently it's premiumly valued as compared to अदानी ग्रीन and JSW एनर्जी, but PE is not a correct metric to see this. EV by EBITDA में भी NTPC ग्रीन is at a much higher level than अदानी ग्रीन, जो अभी मीडियन के नीचे है, and price to book. So in conclusion, I would like to say is that this is a very interesting space क्योंकि the entire world is transitioning towards adding renewable and green energy sources. We just have to see कि कौन सा player is well positioned to benefit the most from it, and like a few parameters should be tracked and continuously अगर it's not that hard of a space to understand and track. So it's indeed a very currently I won't say it's nascent, but it's a very young industry right now, and as in how things keep evolving and maturing, we'll see how this renewable energy actually plays out when so मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Don't forget to like, share, subscribe and comment, and do follow Yadna Investment Academy for such videos. Thank you.